नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हमारा ब्रह्मांडीय आकाश क्या है, आकाश गंगा का आकाश क्या है, हमारे सौर मंडल का आकाश क्या है, हमारे सौर मंडल में कौन कौन से तारामंडल हैं, इन तारामंडलों से क्या होता है, पृथ्वी का आकाश क्या है, पृथ्वी में कौन कौन से नक्षत्र मंडल स्थित हैं, इन नक्षत्र मंडलों से क्या फर्क पड़ता है, चंद्रमास किसे कहते हैं, चंद्रवर्ष किसे कहते हैं, चंद्र सप्ताह किसे कहते हैं, और जो तिथियां रखी गई हैं महीनों की वो क्या हैं, और योग शादी विवाह या अन्य मुहूर्तों में हम लोग योग देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आखिर योग क्या होता है, इत्यादि का विस्तृत वर्णन हम लोग सीखेंगे। देखिए, ब्रह्मांडीय आकाश, ब्रह्मांड एक बृहद गोले से एक जो कि एक बिंदु पर केंद्रित था के विस्फोट के द्वारा बना। विस्फोट के पश्चात यह चारों तरफ बिखर गया और जितने क्षेत्र में यह घूम रहा है वो पूरा का पूरा क्षेत्र ब्रह्मांडीय आकाश। इसमें असंख्य आकाश गंगाएं हैं, लगभग 1000 अरब आकाश गंगाएं इसमें विद्यमान है। सभी इसमें भ्रमणशील हैं जो कि ब्रह्मांड का आकाश। इसका देखें, आकाश गंगा का आकाश और आकाश गंगाओं के भी आकाश है जिसमें सभी तारे या आकाश गंगा के सभी पदार्थ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो सब आकाश गंगा का आकाश है। इस आकाश गंगा के आकाश में बहुत सारे गैसों के बादल हैं, जलते हुए तारे हैं, बुझे हुए तारे हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं। ये सभी पदार्थ इसके चारों ओर घूम रहे हैं, सब आकाश गंगा का आकाश है। बताते चले कि आकाश गंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं जो इधर को घूम रही है। बाहरी भाग जो कि तीसरी भुजा है, इसमें गैसों के बादल होते हैं। दूसरी भुजा, इसमें संघनित होकर के सभी पदार्थ जलने लगते हैं जिसे हम तारा कहते हैं, तारों के समूह होते हैं। तीसरी भुजा में तारे जल करके बुझ जाते हैं, काले हो जाते हैं। ये बुझे हुए तारे होते हैं जो कि प्रथम भुजा होती है। प्रथम भुजा में बुझे हुए तारे, द्वितीय भुजा में जलते हुए तारे और तीसरी भुजा में गैसों के बादल होते हैं, हाइड्रोजन इत्यादि। और इसका केंद्रीय भाग बल्ब कहलाता है जो अत्यंत ही गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। इसी के चारों ओर सभी पदार्थ घूमते रहते हैं और अंत में आकर के इसमें मिलते रहते हैं। फिलहाल ब्रह्मांड या बिग बैंग सिद्धांत में इसका वर्णन किया जा चुका है। आकाश गंगा क्या है इसका भी वीडियो डाला जा चुका है, विस्तृत अध्ययन। हम देखते हैं सौर मंडल का आकाश क्या है और इसमें तारामंडल कौन कौन से हैं। हमारा सूर्य है, इसका भी एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है जिसमें 9 ग्रह स्थित, बहुत सारे पिंड हैं, सभी इसके चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य के चारों ओर सभी पदार्थ जितने क्षेत्र में घूम रहे हैं, सूर्य का जितना बड़ा आकर्षण क्षेत्र है वो सूर्य का आकाश है। सूर्य के आकाश में बहुत सारे तारों के पुंज पाए जाते हैं जिन्हें हम तारामंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में या 12 महीने में पूरा करती है। इस 12 महीने के अपने चक्र के दौरान आकाश में स्थित 12 तारा समूहों के सम्मुख से होकर के गुजरती है। इन तारा समूहों के नाम रखे गए हैं। वैसे 12 समूह घूमने मिलते हैं, लेकिन एक 13वां तारा समूह है जिसे ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बियर यानी बड़ा भालू। इसमें 7 तारा समूह होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एटा, एपिसोलोन और जेंटा। भारतीय धर्मशास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में इसे सप्तऋषि तारा समूह कहा गया है जो उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल सीधा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन
नहीं होता है, लेकिन ये सभी तारा समूह प्रत्येक माह हमारी पृथ्वी के सामने आते रहते हैं। जो तारा समूह पृथ्वी के सम्मुख आता है तो कहा जाता है कि पृथ्वी उस राशि में प्रवेश हो गई। ये तारा समूह इस तरह से व्यवस्थित हैं कि इनको आपस में अगर मिलाया जाता है तो इनकी कुछ आकृतियां बन जाती हैं। जैसे इस तारा समूह को इस तरह से मिलाया गया तो इसका आकार एक छोटी सी बच्ची की भांति हो जाता है, जिसे कन्या कहा गया। अगला तारा समूह इस तरह व्यवस्थित है कि इसको मिलाया जाए तो ये तराजू की भांति दिख जाता है, इसलिए इसका नाम तुला। हिंदी में इसे राशि भी कहते हैं, कन्या राशि, तुला राशि। अगला तारा समूह इसको इस तरह से मिलाया जाए तो इसका आकृति वृक्षों की भांति हो जाती है, इसलिए वृश्चिक राशि कहा गया। दूसरा तारा मंडल इस तरह से बना है कि इसको मिलाया जाए तो धनुष के आकार हो जाता है, इसलिए इसे धनु राशि कहा गया तारा मंडल को। अगला है मकर राशि, इसका आकृति मकर की भांति होता है। इस तारा मंडल के आकृति कुंभ की भांति है, घड़े की भांति है, इसलिए इसे कुंभ नाम रखा गया। अगला तारा मंडल इस तरह से है कि इसको सही से मिलाया जाए तो एक मछली की भांति दिखाई देता है, जिसे मीन कहा गया। अगला तारा मंडल इस तरह से है कि इसे मिलाया जाए तो एक भेड़ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे मेष कहा गया। अगला तारा मंडल इस तरह से है कि इसको सभी बिंदुओं को ऐसे मिला दिया जाए तो इसका आकार एक बैल के सदृश हो जाता है, इसलिए इसे वृषभ कहा गया। अगला तारा मंडल इस तरह से है कि एक आदमी के सदृश इसका चित्र हो जाता है, इसलिए इसे मिथुन नाम रखा गया। अगला तारा समूह इस तरह से है कि इसका आकार एक केकड़े की भांति होता है, इसलिए इसे कर्क नाम रखा गया। अगला तारा समूह इस तरह से है कि इसका आकार एक सिंह की भांति दिखाई देता है, इसलिए इसे सिंह कहा गया, सिंह राशि कहा गया। हमारी पृथ्वी इसके सामने आती है तो मान लीजिए कर्क के सामने आई तो कहा जाएगा कि हमारी पृथ्वी कर्क राशि में प्रवेश हो गई। अब भारत में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी राशि कर्क रखाई जाती है। यदि हमारी पृथ्वी सिंह के सम्मुख है, उस समय हमारे यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका राशि सिंह राशि रखी जाती है। इस प्रकार से राशियां रखाई जाती हैं। हमारे 12 तारा समूह इस तरह से वर्ष में बार बार आते रहते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी का आकाश। हमारी पृथ्वी का भी एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, जिसमें पदार्थ यानी विशेष रूप से हमारा चंद्रमा गतिशील होता है। तो हमारे पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा भ्रमणशील होता है। अब इस पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा भ्रमण करते हुए 27 तारा समूहों से होकर गुजरता है। पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाले तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। सूर्य के आकाश में दिखाई देने वाले तारों को समूह को तारामंडल कहते हैं। पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाले तारों समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र मंडल हमारे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा लगाता है 27 दिनों में। 27 दिन में चक्कर लगाता है तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई नक्षत्र मंडल ऐसे कहते हैं तारों का समूह इसके सामने दिखाई देता है। 27 दिन में 27 तारा समूहों के सामने से गुजरता है, जिसे नक्षत्र कहते हैं। तो उसके 27 नाम रखे गए हैं। उन तारा समूहों के 27 नाम रखे गए हैं। नाम है मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पूष, अश्लेषा, मघा, फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, पूर्व फाल्गुन, हस्त हमारे यहाँ हाथिया भी कहते हैं इसको, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा,
मूल। जब मूल राशि, जब हमारा चंद्रमा मूल में होता है तब उसे हम कहेंगे कि मूल लगा हुआ है। हमारे यहाँ कुछ लोग अवधी भाषा में मूल कहते हैं। जब बच्चा इस राशि में प्रवेश पैदा होता है तो कहते हैं मूले में पैदा हुआ है। फिलहाल पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, श्रावण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, फिर मृगशिरा। इस तरह से प्रत्येक दिन हमारा चंद्रमा इन तारा समूहों से होकर गुजरता है। तो 27 दिन में 2700 तारा समूहों के क्षेत्र से गुजरता है। तो इनके 2700 नाम रख दिए गए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है 27 दिन में। तो इसे 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए ये 2 पक्षों में भाग बांट दिया गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा हमारे आकाश में थोड़ा थोड़ा दिखाई देते हुए बढ़ता रहता है तो 15 दिन तक या 14 दिन तक ये बढ़ता रहता है, तो उसे शुक्ल पक्ष या उजेर भाग कहा जाता है। और ये चंद्रमा जब धीरे धीरे घटते 0 तक पहुंचता है तो इसे कृष्ण पक्ष नाम दिया जाता है। ये 14 दिन के होते हैं। इस पक्ष को भी 2 भागों में बांटा जाता है। मान लीजिए अमावस्या के बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठवीं और सप्तमी, इसे एक सप्ताह नाम दिया गया। सप्तमी से लेकर के फिर पूर्णिमा तक एक सप्ताह नाम दिया गया। इसे शुक्ल पक्ष का प्रथम सप्ताह, शुक्ल पक्ष का द्वितीय सप्ताह नाम दिया गया। फिर पूर्णिमा से फिर सप्तमी तक कृष्ण पक्ष में आता है। फिर कृष्ण पक्ष में सप्तमी से अमावस्या तक। इस तरह से 4 सप्ताहों में इसका विभाजन किया गया है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी, हमारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जब पूरा करता है उसे चंद्रमास कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया, 14 दिन के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इसे पक्ष कहा गया। इन पक्षों को भी 2 भागों में बांटा गया, यानी 4 सप्ताह हुए। तो ये 4 सप्ताह हो गए। तिथि, अब बात आती है तिथि। तिथि क्या होती है? देखिए, जब हमारे चंद्रमा अमावस्या से लेकर के जब बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो उसे पहला दिन कहा जाता है। फिर द्वितीया को, द्विज को थोड़ा सा दिखता है, फिर और थोड़ा, फिर सप्तमी तक यहाँ तक हो जाता है। 1 से लेकर के 7 तिथियां हुई। सप्तमी को आधा चांद दिखाई देने लगता है। सप्तमी से फिर बढ़ते पूर्ण चांद हो जाता है तो पूर्णिमा कहते हैं। फिर पूर्णिमा के बाद फिर 15 दिन तक चलता है, 14 दिन तक चलता है। तो इस तरह से ये तिथियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीय संस्कृत में रखा गया है। तो ये तिथि हो गई। अब आता है हमारे यहाँ चंद्र वर्ष किसे कहते हैं। तो ये तो एक मास हो, हमारी चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए 27 दिन में एक चक्कर लगाती है, जिसे एक माह कहते हैं, जिसे चंद्रमाह कहते हैं। ये तो सौर माह था, ये चंद्रमाह 27 या 28 दिन का होता है। अब ये तो एक हफ्ता हो, लेकिन अब चंद्रवर्ष क्या है? हमारा चंद्रमा जिस भी नक्षत्र के सम्मुख पूर्णिमा को प्राप्त होता है, मान लीजिए पुनर्वस के सामने पूर्णिमा आई या पुष्य के सामने पूर्णिमा आई, जब यहाँ पूर्णिमा आ जाती है तो उसको एक माह का नाम दिया जाता है। ये क्रम चलता रहता है, तो इसे पौष कहेंगे। फिर दूसरे के सामने अगर अश्लेषा या मघा के सामने आ गया तो इसका अगला नाम मघा। अगर पूर्णिमा पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी या हस्त के सामने पड़ता है तो उसे
या विशाखा या अनुराधा के सामने पूर्णिमा की स्थिति आएगी तो उसे वैशाख कहेंगे। जेठ और मूल के सम्मुख पूर्णिमा की स्थिति आती है तो उसे ज्येष्ठ नाम दिया जाता है। यदि पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा और शतभिषा के सम्मुख आती है तो उसे आषाढ़ कहा जाएगा। यदि श्रावण और धनिष्ठा के सम्मुख पूर्णिमा की स्थिति आती है तो उस माह को श्रावण नाम दिया जाता है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद के सामने यदि चंद्रमा में पूर्णिमा की स्थिति आती है तो उसे भाद्रपद कहेंगे। इसी प्रकार रेवती, अश्विनी और भरणी के सामने आएगा तो अश्विन कहेंगे। कृतिका और वाणी के सम्मुख आएगा तो उस मास का नाम रखा जाएगा कार्तिक। मृगशिरा और आद्रा के सामने आएगा तो मार्गशीर्ष रखा जाएगा। इस प्रकार से 12 महीनों के नाम रखे जाते हैं। कुल मिलाकर के चंद्र वर्ष में 355 दिन होते हैं। चंद्र वर्ष में 355 दिन होते हैं, जबकि सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। 10 दिन का अंतर आता है, 10 दिन कम रहते हैं। इसे पूरा करने के लिए हर तीसरे वर्ष एक नया माह जोड़ दिया जाता है, जिसे मल मास के नाम से जाना जाता है। हर तीसरे वर्ष एक अलग से महीना जोड़ दिया जाता है 12 महीने के बाद 13वां महीना, जिसे मलमास या अधिमास के नाम से जाना जाता है। ये मलमास होता है, अलग से जोड़ा जाता है ताकि ये चक्र पूरा हो जाए। हाँ, अब इसी में हमारे अंग्रेजी महीना भी चलता रहता है। जैसे पौष के महीने में दिसंबर, मघा में जनवरी, फाल्गुन में फरवरी, चैत में मार्च, वैशाख में अप्रैल, ज्येष्ठ में मई, आषाढ़ में जून, श्रावण में जुलाई, भाद्रपद में अगस्त, अश्विन में सितंबर, कार्तिक में अक्टूबर, मार्गशीर्ष में नवंबर। इस प्रकार से पौष में दिसंबर, इस प्रकार से हमारे अंग्रेजी महीने भी चलते रहते हैं। अब बात आती है कि आखिर योग क्या होता है। हमारे यहाँ भारत में हिंदू धर्म शास्त्रों में ये देखा जाता है कि कौन सा उपयुक्त समय है कोई शुभ काम करने के लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए और कोई भी अच्छा काम करने के लिए, तो मुहूर्त देखा जाता है। तो ये 27 मुहूर्त हर महीने में आते रहते हैं। हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सब का योग होता है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उन समयों में, या यूं कहें कि हमारी पृथ्वी उत्तरायण एवं दक्षिणायन होती रहती है। जानते हैं कि विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध, और सूर्य, कर्क एवं मकर रेखाओं में इधर उधर घूमता रहता है। जब विषुवत रेखा से उत्तरायण होता है सूर्य, तो उसे हम शुभ कार्य करते हैं उस समय, और उत्तरायण की स्थिति अच्छी मानी जाती है। 1-2 महीने छोड़ करके उनमें अशुभ माना गया है, बाकी उस सब में काम किए जाते हैं। लेकिन दक्षिणायन हो जाता है तो उस समय अशुभ माने जाते हैं, उस समय ज्यादा काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ निकाल लिए गए हैं। तो ये होता क्या है, इसमें योग 27 योग रखे गए हैं। 27 तारा मंडलों के समूह से, नक्षत्र मंडलों से होकर गुजरता है, तो इनके नाम रखे गए हैं। हम चालू करते हैं आद्रा से। आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्ध, व्यतीत, वरीयमान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वैधित, विष्कुंभ, प्रीत, फिर आयुष्मान किया गया। इस तरह से चंद्रमा के प्रत्येक माह में 27 दिन में 27 योग देखी जाती है।
हर माह में ये योग आते रहते हैं। इसमें कुछ योग ऐसे होते हैं जिसमें शुभ काम नहीं किए जाते, जिसमें वैधृत का योग होता है तो शुभ काम नहीं किया जाता है, ये अशुभ माना जाता है। विषकुंभ में भी अशुभ माना जाता है, आतिगंड में भी अशुभ है, सुकर्मा में भी अशुभ है, धृत में भी अशुभ है, सूर्य में भी अशुभ, गंड, व्याघात, वज्र, व्यातिपात, परिघ, ये 9 महीने ऐसे होते हैं, 9 योग ऐसे होते हैं जिसमें शुभ काम नहीं किए जाते हैं। बाकी किसी भी महीने में कोई भी शुभ काम किए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि हमारे नक्षत्र मंडल क्या हैं, कैसे बने हैं, इनसे क्या क्या फर्क पड़ता है, हमारे धर्मशास्त्र में इनका वर्णन कैसे किया गया है। हमारे धर्मशास्त्र में इसका अध्ययन किया गया है जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ये उसका भाग है। लेकिन हमारी ज्योग्राफी में भी ये जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। अगली बार किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।